हमको परमानेंट करो, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर बहुत से ज़्यादा लोग यहां पर मौजूद हैं और धरना लगातार दे रहे हैं। ये धरना जो है चारबाग में शुरू हुआ था और वहां से यहां ला करके छोड़ दिया गया है। यहां पर हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला है पूरा और किस लिए यहाँ पे धरना दिया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम उपेंद्र सिंह है। क्या मामला है, किस लिए यहाँ पे धरना दिया जाए? आज हम लोगों का ज्ञापन दे के ये धरना दिया जा रहा है। इस धरने में प्रदेश के सभी जिलों से CHO लोग जो आए हैं, इन लोगों की कुछ मांगे हैं जिनको लेकर यहाँ पे ये लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसके लिए हमारी अभी MD मैडम से जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे उनके पास गया हुआ है, मीटिंग चल रही है। हम लोगों की मांगे हैं कि हमारी जो वेतन विसंगतियाँ हैं उनको दूर किया जाए और हमारे जो जॉब में आगे जॉब सिक्योरिटी के लिए कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, वो प्रावधान किया जाए। जबकि ये हमारा प्रोग्राम आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसके अंतर्गत हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ के साथी लोग 300-600 किलोमीटर दूर अपने घर बार को छोड़ के काम कर रहे हैं। 6 साल होने के बावजूद उनके अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किए गए हैं। वो ट्रांसफ़र की मांग कर रहे हैं और भी हमारी अन्य मांगे हैं जिनके लिए आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं। ये अटेंडेंस को लेकर के सुनने में आया था कि अटेंडेंस को लेकर के यहाँ पे धरना दिया जाए। ऐसा कोई प्रमुख मुद्दा नहीं है अटेंडेंस के लिए। अटेंडेंस हम लोग दे रहे हैं और अटेंडेंस हम लोग उससे हमारा कोई प्रमुख मुद्दा नहीं है। हमारे प्रमुख मुद्दा जो है उसमें हमारा वेतन विसंगतियां हैं, ट्रांसफ़र है और अन्य राज्यों के की तरह जो हमारी गाइडलाइन में लिखा हुआ था कि 6 साल बाद जैसे हरियाणा और अन्य राज्यों में हमारे लोगों को नियमित किया गया था जिनकी 6 साल की सेवाएं पूरी हो गई थी, उन सब चीज़ों के प्रति हमारे इस यूपी में अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं आया है, ना ही हम लोगों के साथ में ऐसा कुछ किया गया है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपना धरना देने आए हैं। कहाँ से आए हैं ये लोग यहाँ पर? आज उत्तर प्रदेश में ये सभी जिलों से, अपने सभी जिलों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से वो कर रहे हैं। क्या मांगे हैं, किस चीज़ को लेकर? यही से हमारी मांगे हैं। नियमितीकरण, पहली तो मांग है, मुख्य मांग नियमितीकरण है। नियमितीकरण किया जाए हम लोगों का, क्योंकि हम लोग 6 साल से जॉब में हैं और कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है हम लोगों की। संविदा पे रखा गया है, जिसको भारत सरकार ने कहा भी था, गाइडलाइन दी थी कि हम लोगों को 6 साल बाद नियमितीकरण के लिए किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो उन सब चीज़ मांगों के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ आए हुए हैं। क्या लगता है कब तक सुनवाई होने के चांसेस हैं? ये तो भारत यूपी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो हमारी मांगों को कहाँ तक गंभीरता से आपकी पूरी करें। देखते हैं, करते हैं कि नहीं, वो हम आगे करेंगे। अभी इनको लगता नहीं कि मांगे पूरी होंगी या नहीं। यहाँ पे धरना अभी स्टार्ट हुआ है, चारबाग से जहाँ तक शुरुआत हुई थी और यहाँ पे ला करके छोड़ दे। क्या नाम? मेरा नाम अब्दुल है, मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ और मैं ACHO यूपी में प्रदेश संगठन पद पर काम कर रहा हूँ। अभी देखिए, हमारी जो मांगे हैं वो हमारी मांगे नियमितीकरण को लेकर के है और CHO की जो मेन मुद्दे हैं, जैसे कि PBI को लेकर के, वो भ्रष्टाचार का एक मुद्दा बना हुआ है। PBI है, वेतन विसंगति है और ट्रांसफ़र पॉलिसी है, जो हमारी महिला साथियों के साथ में जो है वो काफ़ी दूर दूर अपने अपने शहरों से बसी जा कर के जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में भी समस्या है। तो ऐसी कुछ जो हमारी जो जायज़ मांगे हैं हम उनको लेकर के जो है प्रदेश सरकार के पास में और NHMMD के पास में लेकर के आए। हमारा किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके से कोई, ना ही हमारा किसी कोई वाद विवाद है और ना ही हम किसी से वाद विवाद करना चाहते हैं। हम अपनी जायज़ मांगों को लेकर के आए हैं और अपनी जायज़ मांगे रखना चाहते हैं कि हमारी सरकार हमारी मांगे सुने और हमारा वेतन विसंगति जो दूसरे और प्रदेशों में 25,000 मानदेय मिल रहा है, हम लोगों को केवल 20,500 मानदेय दिया जा रहा है। और हमारा PBI जो है वो हम सैलरी में हमारा मर्ज किया जाए। बस हमारे सारे CHO साथियों के, आज प्रदेश के लगभग 15,000 CHO लखनऊ में एकत्रित हुए हैं। तो हमारी जो डिमांड है, हमारी जो मांग है वो सिर्फ यही है कि हमारे साथियों को सबको आप 15,000 उनका PBI जो हम लोगों को मिलता है इंसेंटिव, वो उसमें सैलरी में मर्ज किया जाए, वेतन विसंगति दूर की जाए और ट्रांसफ़र पॉलिसी चालू की जाए। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में जो है महिला सुरक्षा को लेकर के लगातार बात होती है, CHO में महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? कि महिला सुरक्षा के नाम पर देखिए, अभी भी जब आप समझ सकते हैं कि जब हिंदुस्तान के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स में जब डॉक्टर्स सुरक्षित नहीं हैं
तो महिला का जो सुरक्षा का मामला है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ तक सुरक्षित माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि सुरक्षा के नाम पर हाँ, महिलाओं को, जो हमारे महिला साथी हैं CHO, उनको पूरी तरीके से सुरक्षा नहीं मिल पा रही है और वो अभी भी असुरक्षित महसूस करती हैं कहीं ना। बिल्कुल, यहाँ पे महिलाएं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम? CHO शिवांगी चौरसिया। क्या मामला है पूरा, किस चीज़ को लेकर? मामला एक्चुअली जो ये AMS अटेंडेंस को लेकर ही ये जो गुस्सा है हम लोगों का, क्योंकि पहले 2 साल पहले AMS ऐप आया था, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके थ्रू हम लोगों की जो उपस्थिति थी दर्ज की जाती थी। तो NHM के थ्रू जो ये ऐप आया तो CHO के लिए ही आया। तो उन्होंने ये बोला था कि जब ये ऐप आएगा तो अभी आप लोगों को इससे अपनी अटेंडेंस देनी है, उसके बाद अन्य जो NHM कर्मचारी हैं उन पे भी हम लागू करेंगे। लेकिन आज 2 साल हो चुका है और अन्य किसी कर्मचारी के ऊपर ये चीज़ लगाई नहीं गई है और CHO के ऊपर ही सिर्फ लगाई गई है। CHO ही सिर्फ AMS अटेंडेंस दे रहे हैं, इस वजह से ये विरोध हम व्यक्त कर रहे हैं। हमें AMS लगाने में प्रॉब्लम नहीं है, हमें इस चीज़ से नाराज़गी नहीं है कि हमें अटेंडेंस लगानी पड़ती है। हमारी समस्या ये है कि जब ये ऐप आया है हमें लगानी पड़ रही है, अन्य जो कर्मचारी हैं वो क्यों नहीं लगा रहे हैं। हमारा ये विरोध जो है वो इस चीज़ पे नहीं है कि हम अटेंडेंस लगाना नहीं चाहते हैं, हम अटेंडेंस लगाना चाहते हैं। नहीं, तो बिल्कुल जो है अटेंडेंस का जो है खिलाफ में नहीं है। तो जानने की कोशिश करते हैं क्या नाम है? मेरा नाम आकाश शर्मा है। क्या मामला है? मामला ये है कि एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उत्तर प्रदेश CHO के सम्मान में यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और यहाँ पे कम से कम आप संख्या देख रहे हैं 12 से 15 हज़ार तक CHO साथी हमारे जुड़े हुए हैं। इन साथियों की मांग है, सबसे पहली मांग तो सबसे ऊपर जो मांग है वो नियमितीकरण है। अभी AMS का ऐसा मुद्दा है कि खाली स्वास्थ्य विभाग में CHO के ऊपर AMS लगाया जाता है। क्या है AMS एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऐप है जिसके थ्रू ऑनलाइन हाजिरी ली जाती है। ठीक है, लोकेशन से, GPS कैमरा से वो वहाँ पे हाजिरी ली जाती है। अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम ये है। और दूसरी चीज़ ये है, हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि हमें नियमितीकरण चाहिए। केंद्र सरकार की गाइडलाइन है जिसमें उल्लेख है कि 6 साल बाद में सारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को परमानेंट कर दिया जाए। अभी हमारे ये जो CHO कैडर लागू हुआ था 2018 में लागू हुआ था, अब हमारे कैडर को 6 साल पूरे हो चुके हैं। तो हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नियमितीकरण चाहते हैं। हमारे यहाँ पर वेतन विसंगति का मामला चल रहा है। वेतन विसंगति का मामला ये है कि बाकी राज्यों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 25,000 सैलरी मिलती है, यहाँ पर 20,500 मात्र सैलरी मिल रही है। 4,500 रुपये का यहाँ पे CHO साथियों को नुकसान है। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए। हमारी महिला साथी हैं जो अपने घर से 700, 800 किलोमीटर दूर रह रही हैं। हमारे पुरुष साथी हैं जिनके माँ बाप बीमार हैं, फिर भी वो 600, 700 किलोमीटर और अल्प वेतन में नौकरी कर रहे हैं। स्वैच्छिक स्थानांतरण हमारी मांग है। उसके बाद में अगर AMS लागू हमारे ऊपर हो रहा है तो हमारी मांग है कि हमारी EL और CL बढ़ाई जाएँ। अन लीव जो होती है वो बढ़ाई जाएँ और कैजुअल लीव जो होती है वो बढ़ाई जाएँ। ये हमारी मांगें हैं। बिल्कुल, इनकी मांगों को आपने सुना है और लगातार यूपी में जो है महिला सुरक्षा को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं यूपी में, लेकिन महिला सुरक्षा जो है नहीं हो पाई है और इस पे कोई कानून नहीं बन पाया। महिलाओं जानने की कोशिश करते हैं महिला सुरक्षा पे कि क्या मामला है। क्या ये महिला सुरक्षा को लेकर के लगातार महिला सुरक्षा को लेकर के यूपी में सवाल उठते रहे, क्या लगता है महिला सुरक्षित है? महिला सुरक्षित जब हॉस्पिटल में ही नहीं है, वो जो कोलकाता में कांड हुआ था, हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम ऐसी जगह काम कर रहे हैं जो मतलब वहाँ पे शहर से और 8-10 किलोमीटर दूर जंगल का रास्ता, वहाँ मतलब आसपास कोई घर नहीं है, अकेली महिला वहाँ पे ड्यूटी करती है, तो कैसे सुरक्षित रहेगी जब हॉस्पिटल में ये कांड हो जाता है। ट्रैवल की कोई सुविधा नहीं है, हमारे रहने सहने की कोई भी सुविधा नहीं है, तो कैसे होगा ये सब। सरकार से क्या मांग करती हैं महिलाओं सुरक्षा को लेकर के? महिलाएं जो सुरक्षा है उसको लेकर के क्या मांग? हम महिलाओं को सुरक्षा के लेके कम से कम ये तो डिमांड कर ही सकते हैं गवर्नमेंट से कि जो 600, 700, 800, 900 किलोमीटर दूर महिलाएं हैं, कम से कम उनको अपने मंडल ही दे दे, गवर्नमेंट मंडल ही दे दे, अपना वो नहीं दे, डिस्ट्रिक्ट नहीं दे, अपने मंडल में हम लोगों का ट्रांसफर कर दे कि हम 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर दूर पे हम अपने बच्चों को 8 दिन में 10 दिन में देखाएं। मैं मेरठ से रहने वाली हूँ, मेरी पोस्टिंग श्रावस्ती में है, बताइए 550 किलोमीटर बैठता है। जब मैं जाती आती हूँ तो 18 घंटे मुझे आने जाने में लगते हैं। आने जाने में एक महिला अकेली आने जाना ट्रैवल कर रही है, ऊपर से हमारे बच्चे वहाँ अकेले, माँ बाप अकेले,
मिले और केवल 20,000 रुपये में होता क्या है। पीबीआई है, पीबीआई को लेके हम लोगों का इतना शोषण होता है कि बहुत हमें हर जगह यूज किया जाता है। हमें यूज इसलिए किया जाता है मतलब जो काम हमारे 15 पॉइंट से भी अलग है ना, वो सब काम हम लोगों से कराए जाते हैं। हाँ भैया, क्या कहना चाह जी सर क्या कहना चाह रहे हैं? सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम जब से पोस्टेड हुए हैं तब से लेकर आज तक हम लोगों को लगातार हमारे अधिकारियों के द्वारा शोषित किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास 15,000 का जो पीबीआई है वो पीबीआई इतना ज़्यादा शोषण को बढ़ावा दे रहा है कि हमारे अधिकारी लोग उसको बराबर उसमें से प्रतिशत की डिमांड करते हैं। किसी प्रकार से हम लोगों को ऐसी प्रतिशत की डिमांड करते हैं। जैसे कि हमारा कोई इंडिकेटर्स होते हैं, उन इंडिकेटर्स पे अगर हम काम कर रहे हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत हम इधर उधर हो जाता है तो उनको पूरा करने के लिए इनडायरेक्टली हम लोगों से दबाव डाल करके उस पर प्रतिशत की डिमांड की जाती है। चार्जेस लिया जाता है, तब हम आपका पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, अन्यथा पैसा नहीं दिया जाता है। और उसके बावजूद हम लोग वेतन में बराबर काम कर रहे हैं। जब से ज्वाइनिंग हुई तब से कोविड से लेकर के अन्य जितनी भी चीज़ें हुई हैं, सीएचओ ने उनको बहुत अच्छी तरीके से निभाया है और यह सरकार भी जानती है, और सरकार फिर भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है बराबर। जी क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरी प्रमुख मांगे जो हैं हमारे संगठन की तरफ से नियमितीकरण को लेकर है। दूसरी, पीबीआई को अन्य राज्यों की तरह जैसे बिहार है और हरियाणा जैसे राज्यों को मर्ज करना है। प्रोत्साहन राशि जो दी जा रही है उसको मर्ज किया जाए और वेतन में इसके साथ में जो हमारी महिला सीएचओ हैं जिनका स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है, लंबे वर्षों से हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, कई बार हमने ज्ञापन दिया है लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। इसके साथ हमारा ना तो अभी कैडर का गठन हुआ है, ना परमानेंट को लेकर कोई बात चल रही है। इसको लेकर हम आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम निश्चित तौर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। बिल्कुल जो है अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। ये इको गार्डन है जहाँ पर बहुत सी संख्या में, कम से कम 12 से 15,000 की संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाने की कोशिश करें कितनी ज़्यादा संख्या है और यहाँ पर जो है लगातार धरना जारी है। क्या नाम है आपका भैया? नंदन कुमार से। कहाँ से आए हैं? ये हम आए हैं फतेहपुर से। किस लिए आए हैं? आए हैं धरना प्रदर्शन इसलिए अपनी मांगों को लेके। कौन कौन सी मांगे हैं जो आपकी पूरी नहीं हुई? जैसे कि जो पीबीआई है, मेन जो शोषण का जरिया है पीबीआई है, और पीबीआई की वजह से सीएचओ को बहुत शोषण किया जाता है। उसमें 15,000 रुपये में 3,000 रुपये अधीक्षक को देना पड़ता है। ये हर जिले की 15,000 में 3,000 क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो अप्रूव नहीं करेंगे। अगर नहीं देंगे, जो इंडिकेटर है हमको करने तरह से उसको घूस कहा जा सकता है। घूस कहा जा सकता है। ये हमारे ही ज़िले की नहीं है, ये यूपी के जितने भी ज़िले हैं सारे ज़िलों का यही से हाल। जितने लोग मतलब कि संविदा भी जितने भी लोग हैं उनसे घूस के रूप में 3,000 रुपये लिए जाते हैं। 3,000 रुपये लिए जाते हैं हर प्रति महीने। अगर नहीं देंगे तो आपको वहाँ पे जाएंगे, आपके सेंटर पे आपको एब्सेंट कर देंगे। आप फील्ड में रहेंगे, वैक्सीन RI सेशन चेक करने जाएंगे तो वहाँ पे अगर हैं एक आदमी 2 जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, और सेशन पे हैं तो आपको अधीक्षक आएगा, सेंटर बंद पाएगा, आपको एब्सेंट कर देगा और बेटाइम आएगा, चेक करेगा। टाइम मतलब 4 बजे के बाद आएगा, चेक करेगा, आपको एब्सेंट कर देगा। आप कब तक भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते। सरकार ने तो घूस पे रोक लगा दी है। ऐसा तो सरकार कह रही है ना, लोगों पे तो लोग अधिकारी होते हैं ना, अधिकारी पे किसी का दबाव नहीं है, सरकार का भी दबाव नहीं है। अधिकारी अपने मन के होते हैं, वो जो चाहे करें, जो चाहे ना करें, और अधीक्षक उन्हीं का सुनता है, अधीक्षक को फॉलो करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं पंकज यादव हूँ। कहाँ से? मैं कन्नौज से आया हूँ, बलिया का रहने वाला हूँ। बैनर एक बार दिखाने की कोशिश करें। तरह से उत्तर प्रदेश में नियुक्ति की जा रही है। जो पहले दूसरे बैच के लोग हैं 6 साल पूरे कर चुके हैं, सरकार उस पर कोई भी ठोस अमल नहीं कर रही है। उसके बाद एक से एक हमारे 15 इंडिकेटर होते हैं जिस पे हम काम करते हैं, उसके हिसाब से हमें पीबीआई मिलता है। उसके बावजूद भी सरकार अलग से हमें अलग अलग कामों में लगा देती है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमारे अटेंडेंस जो किया गया, जिसमें हमारे बहुत सारे ग्राउंड वर्क होते हैं, फील्ड वर्क है, हमें जो अलग अलग गाँव में जाना है, सेशन चल रहा है वहाँ जाना है, मीटिंग में जाना है। अब हम एक किसी समस्याएं आती हैं, तब बहुत सारी चैलेंज है। अब हमारे जिले पे मीटिंग है, हमें 2 बजे से मीटिंग के लिए बुलाया गया और हम 2 बजे से 4 बजे तक मीटिंग करेंगे, फिर हम अपने उपकेंद्र पे आके कैसे पंच आउट करेंगे 4 बजे? नहीं तो एब्सेंट होगा। टाइम बॉन्ड है, दूर दराज के इलाकों से हम रहते हैं, 600-700 किलोमीटर हमारी जो बहनें हैं, मैं खुद 600 किलोमीटर दूर पोस्टेड हूँ, हमारा ट्रांसफ़र बिल नहीं खोला जा रहा है। जो सब बड़े भाई ने हमारे बता रहे थे पीबीआई की जो बात है, तो सर ये क्या हम इंडिकेटर पे जो काम करते हैं, जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके अधीक्षक को वेरीफाई करने का पावर होता है, क्योंकि वो जब वेरीफाई करेंगे तब हमें मिलेगा पैसा। उसमें 20 से 25% घूस हमेशा लिए जाते हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश का है। 2,500-3,000 रुपये खुले चलते हैं।
आप पैसे दोगे तो आपका वेरीफाई होगा, ऑनलाइन वेरीफाई होने के बाद ही वो पैसे मिलते हैं। यानी कि 20,500 की हमारी जो सैलरी वही मिलेगी, बाकी 15,000 के लिए हमें घूस देना ही पड़ेगा। और बाकी ये पूरे ऊपर तक सिस्टम को पता है। अभी बरेली में वीडियो वायरल हुआ, सीबीआई ने उनको पकड़ा जांच में घूस लेते हुए। तो तमाम सारी चीज़ें सबको पता होने के बावजूद भी सरकार आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हुई है, हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल जो है घूस का जो है मामला, इन लोगों से 10-15% जो है घूस भी लिया जाता है। बहुत दूर दूर से, अलग अलग अन्य ज़िलों से, अन्य राज्य से जो आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र गंगवार है। मैं जिला पीलीभीत का रहने वाला हूँ। और ये जो मुद्दा है हम लोगों का, ये हमको काफ़ी दिनों से सरकार और ये NHM के कैडर का बहुत दिनों से टहला रहे हैं। एक तो हमारा मुद्दा है नियमितकरण का, क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि 6 साल में नियमितकरण करना चाहिए, अभी तक इन्होंने किया नहीं है। और दूसरी बात, हमारा जो इंडिकेटर PVI 15 पॉइंट है, उसमें हर ब्लॉक में 2500 रुपये लेते हैं। 15,000 में से 2500, 3,000 उनके, उसके बाद हमारे। नहीं दो तो डराते धमकाते हैं, घूस दोगे तभी कभी पक्का घूसखोरी। मैं एक अधीक्षक का नाम बता सकता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो दूसरी बात ये है हमारा नियमितकरण का। तीसरा ये हमारा म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जो हमारे भाई बंधु, मैं तो लोकल का हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो हमारे भाई बंधु बहन लोग बहुत दूर दूर से हैं, जैसे जौनपुर है, लखनऊ है, बेचारे हमारे यहाँ पड़े हैं, काफ़ी समस्याएं होती हैं, हम उनसे भी कहते भी हैं तो कुछ लोग हमारे यहाँ से रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उनसे किराए के लिए भी नहीं कहते हैं। तो हमने उनको बोला, मगर एक तो मेन मुद्दा ये है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र। दूसरा मुद्दा हमारा वेतन संगति का है, AMS का। और AMS अगर इतना अच्छा है, मैं इसको करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं लगा रहा हूँ, मुझे ऑनलाइन अटेंडेंस क्यों नहीं, क्योंकि ऑनलाइन अटेंड करना कोई गलत नहीं है। हम जब नहीं, वो तो टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे। बट जो AC में बैठ रहा है CMO ऑफिस में, उनके लिए क्या दिक्कत? DCPM, BCPM, BAM, वो क्या करेगा? वो कब लगाएगा? सबसे बड़ा कैटर तो वही है NHM का। कहना चाहेंगे वो क्यों नहीं लगा? बिल्कुल। सर, जैसे AMS की जो व्यवस्था है, हम 2 वर्षों से AMS के अटेंडेंस दे रहे हैं, टाइमिंग को लेकर पंचुअल हैं, लेकिन हमारे जो संवर्ग के अनधिकारी हैं वो कोई नहीं दे रहा है अटेंडेंस। केवल संविदा कर्मियों में CHO से अटेंडेंस क्यों? इतना अच्छा है तो उसको NM के लिए लागू करो, स्टाफ नर्स के लिए लागू करो, उसको DCPM के लिए लागू करो, BCPM के लागू, ऑल विभाग के लिए जितने संविदाकर्मी सब पे लागू करिए। एक CHO पे क्यों? इसलिए लगाया जाता है कि कोई महिला CHO 5 मिनट के लिए लेट हो जाए, कोई पुरुष CHO 5 मिनट के लिए लेट हो जाए तो उसको फ़ोन करो कि आपकी सैलरी काट लेंगे, आपसे बात करें और उसका किसी प्रकार से वेतन की वजह से मानसिक शोषण किया जा सके, इसलिए इन्होंने ऐसी व्यवस्था लागू की है। ऐसी व्यवस्था असामान्य नहीं होनी चाहिए, कर्मचारियों के लिए सामान्य व्यवस्था होनी चाहिए। हम इस व्यवस्था का संपूर्ण विरोध करते हैं। अगर जब तक सब पे व्यवस्था ना लागू हो, हम पे भी ना लागू हो। हम दे चुके हैं, हम इस चीज़ को बंद कर देना चाहते हैं। तो या तो अगर नहीं बंद करना है उनको, तो हम दे रहे हैं, सभी लोग दीजिए, लेकिन सबसे अटेंडेंस नहीं। ये सौतेलापन CHO के साथ नहीं चलेगा। अगर ये व्यवस्था बरकरार रही तो हम लोग धरने के लिए बरकरार रहेंगे। सर, धरने पे बरकरार रहेंगे, क्या करें? मैं इसलिए एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ, भैया का कहना ठीक था। साइकिल के 2 पहिए होते हैं, ठीक। तो अगर AMS CHO के लिए है तो AMS NM के लिए भी है। AMS और जो कर्मचारी हैं ब्लॉक में उनके लिए भी है, ना कि CHO के लिए। ये मेरा मानना था, इसलिए मैंने आपको ये बात। बिल्कुल जो है दोनों के लिए है। क्या नाम है? मैं अभिषेक जायसवाल, जिला कहाँ से? प्रयागराज से हूँ। CHO। क्या कहना चाहते हैं, कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आपकी पूरी नहीं हो? कौन सी मांग है? मैं उन मांगों को एक बार इलैबोरेट कर देता हूँ। देखिए, AMS यानी अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे देश में केवल एक कैडर CHO पर ही लागू किया गया। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या CHO ही एक ऐसा संवर्ग है जो ड्यूटी नहीं आता क्या? अगर ये सिस्टम इतना अच्छा है तो सबसे पहली बात तो ये है कि समस्त प्रकार के कार्मिकों, चाहे वो नियमित हो, चाहे संविदा हो या आउटसोर्सिंग, सब पे लागू किया जाए। तो हमारी जो मांगे हैं, इसमें सबसे पहला बिंदु है कि जो AMS है वो सभी के सभी कर्मियों पर आप लागू करिए, नियमित संविदा या फिर आउटसोर्सिंग कुछ भी हो। जो दूसरी मांग है वो ये है कि जब ABWC योजना, इस पूरी योजना का नाम है, इसके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं, तो उसके अंतर्गत एक प्लान ये था कि CHO का एक प्लान है कि उसको 6 वर्षों के बाद परमानेंट किया जाना है, नियमित किया जाना है। उनकी कई सारी प्रमोशन करने वाली योजनाएं थी। सरकार ने इन सभी चीज़ों को, या NHM की बात करें तो इन सब चीज़ों को तो बहुत ही तौर तरीके से कराया। आज CHO एक उभरते कैडर के रूप में सामने आ रहा है और बहुत सारी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से आज आप गाँव के लेवल पर पा सकते हैं, जो कि पहले नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद ये सब चीज़ें CHO के लिए एकदम गायब सी हो गई। उनका कैरियर प्रोन्नति क्या है, उनको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम काम कर रहे हैं, हमें काम करते हुए 6 साल हो गए। इन 6 साल के बीच में मेरे कार्य का एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? मैं
कहाँ अपने कार की सेवा दे सकता हूँ? क्या मैं किसी नियमित सेवा पे परमानेंसी के लिए एलिजिबल हूँ, या उसके लिए मुझे कोई वेटेज अंक मिलेगा, अनुभव अंक? हम सभी एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के अलावा अपने जो रूटीन वर्क होते हैं उनको पूरा करते हैं। मान लीजिए इस तरह के प्रेशर या इतने सारे काम हैं आजकल इस समय, जिसकी वजह से हम अपने उन पढ़ाई वगैरह को फोकस ना करके केवल ये ध्यान देते हैं कि काश हम अपने देश को बदल सकें, अपनी जो रूटीन व्यवस्था है, फ्रंट लाइन सबसे नीचे वाली व्यवस्था है, उसको एकदम बेहतर कर सकें। लेकिन हमें क्या मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगला जो हमारा ये मांग है उनमें ये है कि जितने भी AMS लगाने वाले कैडर हैं, चलिए ठीक है, आपने कहा कि हम AMS लागू करेंगे, तो अगर आप AMS लागू करते हैं तो AMS लागू करने के दौरान आप हमें 30 जितने भी AMS लगाने वाले कैडर हैं उनको साल भर में एटलीस्ट 30 EL तो दीजिए, इमरजेंसी लीव। आप पर डे सुबह से लेकर शाम तक उनका सब कुछ लेते हैं, लेकिन उनको कोई सरकारी व्यवस्था तो आपने दे ही ना रखी है। आपने वही छुट्टियों में, वही सारी चीज़ों में परमानेंसी से भी वही काम ले रहे हैं और संविदा से भी वही काम ले रहे हैं। संविदा को आप कम सुविधा में इतनी ज़्यादा कड़ाई कर रहे हैं और बाकी सभी लोगों के लिए कोई कड़ाई ही नहीं। अगला ये है कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है उसके अंतर्गत एक जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसमें हम सबकी पोस्टिंग है, वहाँ एज CHO हैं, तो वहाँ पर 20 दिन हर CHO को काम करना है। तो ठीक है, अगर AMS लागू किया जा रहा है तो एटलीस्ट उस 20 दिन CHO काम कर ले, आप कम से कम 8 दिन उस CHO को फिर ऑफ दे दीजिए और इनमें से एटलीस्ट 5 छुट्टियाँ ऐसी दें इनमें कम से कम कोई इकट्ठा जा करके अपनी छुट्टियों को ले सके। दिक्कत क्या है साहब कि जो बाहर से रहने वाले लोग हैं, जो दूर रहते हैं, उन्हें आप 1-2 दिन की छुट्टियाँ लगा कर दे देते हो और उसके बाद ये होता है कि वो बेचारा अगर गया बाहर, उसे वापस आने में ही टाइम लग जाता है। ऐसे में उसकी सारी आने जाने का समय ही निकल जाता है और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता अपने परिवार के साथ में। ये प्रॉब्लम है। तो अगर व्यवस्था इतनी अच्छी है तो आप एटलीस्ट अपनी छुट्टियाँ उसमें शामिल कर दो। एक और सबसे बड़ी बात, जब भारत सरकार ने गाइडलाइन बनाई तो अन्य राज्यों में जो CHO की पहली पेमेंट है वो 25,000 प्लस 15,000 रुपये की PBI है, 25,000 वेतन के रूप में और 15,000 PBI के रूप में। उत्तर प्रदेश में ऐसा पता नहीं क्या सिस्टम है कि यहाँ सबसे कम पेमेंट 20,500 शुरू किया गया। क्या हम इतने गए गुजरे हैं या फिर हमारी तरफ से कोई काम नहीं शुरू हुआ क्या, या हमें वो हुनर नहीं कि हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं? तो वो एटलीस्ट सारा वेतन जो पहले सब पे लागू सबको दिए, मतलब 25,000 का पेमेंट सभी को यूपी में भी लागू करें और जितने भी लोग अभी तक इतने साल तक काम कर रहे हैं उनका जितना भी पेमेंट बनता है उसकी इंक्रीमेंट के साथ वो दिया जाए और 15,000 की PBI के रूप में। ये कहना है PBI में काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार और इन सब की चीज़ें खबरें में आती रहती हैं, थोड़ा जल्दी करें। तो एक सुझाव ये भी है कि PBI को क्यों ना PBI अपने वेतन में मर्ज करके दिया जाए। तो जो ये टाइम लगता है, जो इस तरह की सुविधा होती है, तो वो पेमेंट एटलीस्ट CHO को एक साथ मिलता रहे। तो ये कुछ हम लोग की डिमांड्स हैं जिसके लिए हम लोग यहाँ पर लेकर के धरने में हैं। और हम सब ने ये सोच रखा है, ऐसा नहीं कि हम एक साथ आज यहाँ इकट्ठा आ गए, लगातार हमने पत्रों के माध्यम से, विभिन्न लोगों के माध्यम से हमने ज्ञापन दिए, हमने पोस्ट कार्ड अभियान चलाए, कई तरीके से हमने लोगों को सूचित किया, स्वास्थ्य मंत्री जी को सूचित किया, लेकिन आज तक हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। तो हमारी बस यही मांग है कि आश्वासन नहीं, अब आदेश चाहिए, हमको नियमितीकरण चाहिए, हमको वो सारी चीज़ें चाहिए जो आपने हमसे तो वादा किया वो हमें नहीं दिया, लेकिन आपने जो किया हम उसे करने को तत्पर हैं। धन्यवाद। बिल्कुल जो है इनकी मांगों को लेकर के जाना और बहुत से बिंदुएं हैं जो हैं जानने की कोशिश की हैं। तो देखा ये इको गार्डन है जहां पे बहुत से लोग आए हैं और लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के धरना देते रहे। क्या इनकी मांगें पूरी होंगी, देखते हैं कौन से आदेश आएंगे, क्या इनके पक्ष में आएंगे, क्या विपक्ष में आएंगे।